नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एसएससी, आरआरबी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीएससी जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर यदि आप जीआईएसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोग बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ये भारत के संवैधानिक विकास का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। आप सोचकर खुद से आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है क्योंकि भारत में ऑप्शन ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, ऑप्शन सी द्विसदनीय विधायिका है या ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली दोनों अलग क्यों हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन बी भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ऑप्शन सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और ऑप्शन डी है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति उनके जनता द्वारा होती है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। इन चारों ऑप्शन में से केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है कि प्रथम अंतरिम सरकार का
सदस्य नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नहीं शब्द छूट जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। तो गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और जगजीवन राम शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम भी थे। उस वक्त डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए थे। छठे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947 या ऑप्शन डी 30 जून 1949। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ। सातवां प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। अभी मैंने आपको बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यानी संविधान सभा की इस प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। आठवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन किए गए थे? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11 या डी 15। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने दिन? 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन, यानी पूरा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। और ये जो 11 अधिवेशन हुए थे, ये कुल मिला के 165 दिनों में हुए थे। कितने दिनों में? 165 दिनों में हुए थे। और अगर संविधान निर्माण की लागत पर बात करें, यानी खर्चा कितना आया था उसकी बात करें, तो पूरे संविधान निर्माण में 64 लाख रुपयों की खर्च हुई थी। कितने? 64 लाख रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कुल 11 अधिवेशन हुए थे, 165 दिनों में हुए थे। संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और कुल खर्चा 64 लाख रुपया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। या ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। 10वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, B.N. राव। ऑप्शन डी, K.M. मुंशी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, B.N. राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम लोग B.N. राव के नाम से जानते हैं, इनको नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? B.N. राव। आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और इस समिति में 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें N. गोपालास्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान शामिल थे। B.L. मित्र स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं, जिनके स्थान पर N. माधवराव को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। और D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर T.T. कृष्णामाचारी सदस्य के रूप में समिति में शामिल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय संसद द्वारा। या ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया गया। संविधान सभा के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे
और संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। 13वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी सन 1911 में। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का कुल समय 52 सेकंड होता है, यह आप जानते हैं। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जनगण मन को 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था सन 1911 में और सबसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि इनमें से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 15वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। ऑप्शन ए क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी 1942 में इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी HC मुखर्जी, ऑप्शन सी KM मुंशी या ऑप्शन डी VT कृष्णामाचारी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी HC मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी HC मुखर्जी, ऑप्शन सी KM मुंशी या ऑप्शन डी VT कृष्णामाचारी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी या ऑप्शन डी वी.टी. कृष्णामाचारी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वी.टी. कृष्णामाचारी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी थे। आगे बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।